Hello everyone, welcome to our YouTube channel 4B Engineers। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एवोल्यूशन और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास 7 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए हम बारी बारी इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 1950 मिड में लॉन्च हुआ। इन दिस नंबर ऑफ जॉब्स आर प्रेजेंट, सो वी विल एनालाइज द नेचर ऑफ द जॉब्स फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स आएंगे प्रोसेस करने के लिए, तो हम सारे जॉब्स का नेचर पता करेंगे कि कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो कि सेम नेचर के हैं। दिस मीन्स दैट फर्स्ट वी विल एनालाइज दैट द जॉब इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन सी और अदर लैंग्वेज, which type of compiler we have to use. On the basis of these we will make a group of same nature of jobs and that group is known as batch। देखिए, हम जॉब्स को एनालाइज करेंगे और हम ये पता करेंगे कि कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो कि सेम नेचर से हैं। सेम नेचर्स का क्या मतलब है? सेम नेचर का मतलब ये है कि कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो सेम लैंग्वेज पे लिखे गए हैं, जैसे सी पे ही लिखे गए हैं, मतलब सेम नेचर, मतलब सेम लैंग्वेज में लिखे गए हैं, सेम कंपाइलर यूज़ हुआ है, सेम इंटरप्रेटर यूज़ हुआ है, तो वो जॉब्स सेम नेचर के जॉब्स होंगे। तो इन जो जॉब सेम नेचर के होंगे उनका हम एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं बैच, और उसी पे ये नाम दिया गया है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। और वो बैच जो होता है उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। अब हम जान चुके हैं कि बैच प्रोसेसिंग क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोसेस होती कैसे है। इन दिस सिस्टम द इनपुट इज टू बी डन बाई पंच कार्ड। इसमें जो प्रोग्रामर इनपुट देगा वो पंच कार्ड के थ्रू देगा। पंच कार्ड क्या होता है? इट इज़ अ इनपुट डिवाइस इन विच द प्रोग्रामर आर यूज टू इनपुट डिजिटल सिंबल। देखिए, प्रोग्रामर इसमें पंच कार्ड के थ्रू इनपुट देगा। पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू प्रोग्रामर पंच कार्ड के अंदर डिजिटल सिंबल्स का इनपुट देगा। ठीक है। नाउ द इनपुट इज गिवन टू द पंच कार्ड एंड द पंच कार्ड गिव्स द इनपुट टू द ऑपरेटर। पंच कार्ड को हम इनपुट देते हैं डिजिटल सिंबल्स के रूप में, और पंच कार्ड ऑपरेटर के पास वो इनपुट पहुंचाएगा। ऑपरेटर्स ऑपरेट करेंगे कंप्यूटर के अंदर उस इनपुट के अनुसार और हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देंगे और वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा होता है हमारा बैच सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में डिसएडवांटेज क्या था? इस सिस्टम में डिसएडवांटेज ये था कि जैसे हमारा कोई बैच क्रिएट हुआ, उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई, बट हम प्रोग्रामर को बीच में ही ये पता चला कि मेरे बैच में ये एक एरर आ सकती है, तो वो उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। तब तक उसे मॉडिफाई वो नहीं कर सकता जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का, कि नो इंटरैक्टिव मैनर, वी कांट डिस्टर्ब इन मिड, वी हैव टू वेट टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज डन। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जो इंट्रोड्यूस हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें भी सेम नंबर ऑफ जॉब्स हमें मिलते हैं और हमें उसको प्रोसेस करना होता है, बस इसमें तरीका कुछ अलग है। इन दिस एट द सेम टाइम मैनी जॉब्स विल बी प्रेजेंट इन आवर प्राइमरी मेमोरी। देखिए, इसमें एक ही समय पर बहुत सारी जॉब्स हमारे प्राइमरी मेमोरी में आ जाएंगी। when our job 1 goes for input, CPU takes the job 2 in processing and the same process continues। होगा क्या इसमें
कि देखिए जैसे ही जॉब 1 आएगी, जॉब 1 की इनपुट के लिए हम यूज़र को देंगे कि आप इनपुट दो जॉब 1 के अंदर। जैसे ही वो इनपुट के लिए जाएगी वैसे ही जॉब 2 प्रोसेस में आ जाएगी। जॉब 2 जैसे ही इनपुट के लिए जाएगी जॉब 3 प्रोसेस में आ जाएगी। जॉब 3 जैसे ही इनपुट के लिए जाएगी जॉब 4 प्रोसेस में आ जाएगी। सो हियर द CPU इज़ नॉट आइडियल एट ऑल। CPU जो है वो आइडियल नहीं है, वो बहुत सारे प्रोसेसेस सेम टाइम पर परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम सेम टाइम पर रन करा रहा है। जॉब 1 का प्रोग्राम रन कर रहा है, उसमें अभी इनपुट डाला जा रहा है, फिर भी वो जॉब 2 का प्रोग्राम रन करा दे रहा है। ठीक है। सो इफ आवर CPU इज नॉट आइडियल द थ्रोपुट इंक्रीजेस। अगर हमारा CPU आइडियल नहीं है, वो जॉब्स बार बार जॉब चला रहा है, मतलब एक जॉब की इनपुट लेने के लिए हम यूज़र के पास गए, उतने में उसने दूसरी जॉब रन करा दी, इसका मतलब वो आइडियल नहीं है। आइडियल नहीं है इसका मतलब उसका थ्रूपुट बढ़ता ही जाएगा। थ्रूपुट क्या होता है? टास्क परफॉर्म पर यूनिट टाइम। थ्रूपुट ये होता है कि टास्क परफॉर्म पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ टास्क हमने परफॉर्म किए, उसको थ्रूपुट बोलते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारी थ्रूपुट बढ़ जाती है, हमारी जो जॉब्स को सॉल्व करने की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। ये हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आइए हम अगली ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मल्टीटास्किंग। द मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट इज सेम एज द मल्टी प्रोग्रामिंग, बट द मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेनली फॉर द मल्टी यूज़र एंड द मल्टीटास्किंग इज़ फॉर सिंगल यूज़र। देखिए इसका मतलब ये है कि जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग था उसी तरह का मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट भी है, बट दोनों में अंतर ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो मेनली मल्टी यूज़र्स के लिए है और मल्टीटास्किंग जो है वो सिंगल यूज़र्स के लिए है। मल्टी यूज़र्स के लिए कैसे है? जैसे कि कोई नेटवर्क है और उस नेटवर्क पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे rediffmail.com पर जाना है, और कोई और यूज़र है उसने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे gmail.com पे जाना है। हम दोनों लोग की रिक्वेस्ट सेम टाइम पर प्रोसेस हुई, बट हमें डिफरेंट मेल्स पर जाना है, ठीक है, बट प्रोसेसिंग जो है वो सेम टाइम पर हुई, तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। बट मल्टीटास्किंग जो है वो क्या होता है? जैसे कि हमने अपने लैपटॉप में MS वर्ड खोला है या पावर पॉइंट खोला है, उस पर हम PPT बना रहे हैं और एट द सेम टाइम हमने सॉन्ग भी बजाया हुआ है अपने मीडिया प्लेयर में। दोनों काम साथ में हमारे लैपटॉप में हो रहे हैं, बट दोनों काम साथ में एक्चुअली में नहीं होते हैं CPU के अंदर। CPU के अंदर बारी बारी शिफ्ट होके ये दोनों काम चलते हैं, बट इतनी तेज़ी से इन दोनों के बीच में शिफ्टिंग होती है, इन दोनों प्रोग्राम्स के बीच में शिफ्टिंग होती है, CPU इतनी जल्दी शिफ्ट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों काम हमारे CPU के अंदर साथ में ही हो रहे हैं, और इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगली ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? इन दिस द सेम टास्क इज परफॉर्म बाय द नंबर ऑफ CPUs। मतलब कोई एक टास्क है, उसको हमारा CPU 1, CPU 2 और CPU 3 सारे CPUs मिलके कर रहे हैं। इन दिस द टास्क इज शेयर्ड एंड ऑल 3 आर और मोर CPU विल प्रोसेस इन दिस। तो इससे हमें क्या समझ में आया? जैसे कि कोई एक टास्क है, उसका कुछ पार्ट हमने CPU 1 को दे दिया कि तुम परफॉर्म करो इतना पार्ट, CPU 2 को दे दिया, CPU 3 को दे दिया, मतलब एक ही टास्क को हमने बांट दिया अलग अलग CPUs में। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि वो प्रोसेसिंग जो है वो एक बार स्टार्ट होगी तो वो रुकेगी नहीं। जैसे कि इन केस अगर एक CPU हमारा ख़राब हो गया या रुक गया, तो वो जो उस CPU को हमने काम दिया था वो शिफ्ट होके दूसरे CPU को अलॉट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेसिंग है वो कभी रुकेगी नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अ CPU स्टॉप्स वर्किंग इन एनी सिचुएशन, सो द टास्क ऑफ द CPU इज हैंड ओवर टू
अदर सीपीयू। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक सीपीयू कोई काम कर रहा था बट वो कैसे भी रुक गया, वर्क करना बंद कर दिया, तो उसका काम दूसरे सीपीयू का हैंड ओवर हो जाएगा। इट मीन्स दैट द प्रोसेसिंग नेवर स्टॉप्स। दीज प्रोसेसर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड शेयर्स द मेमोरी। इसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग कभी रुकेगी नहीं और जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे और मेमोरी का शेयर भी करेंगे। और इससे फ़ायदा क्या है कि एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होगी और थ्रूपुट भी बहुत फास्ट होगा। इसमें हमारी अगली ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग। जैसे कि हमारा सीपीयू है, उसको प्रोसेस 1 दी गई, प्रोसेस 2 दी गई, तो वो करता क्या है, हियर द टाइम क्वांटा इज डिसाइडेड एंड डिवाइडेड फॉर एवरी प्रोसेस। हमारे जैसे कि सीपीयू को 2 प्रोसेसेस मिली, तो दोनों की प्रोसेसेस के लिए हमारे पास टाइम डिसाइडेड है कि इतने टाइम के अंदर ही हमारा प्रोसेस 1 भी होना चाहिए और उसके बाद इतने टाइम के अंदर ही हमारा प्रोसेस 2 होना चाहिए। सपोज वी हैव गिवन some time to process 1 and then the CPU will process the process 1 till the given time either completed or not। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस 1 जो है उसके लिए मैंने मान लीजिए 5 मिली सेकेंड का टाइम अलॉट किया है सीपीयू के अंदर, तो वो प्रोसेस 1 जो है वो 5 मिली सेकेंड तक वो रन करेगा केवल ना, उससे एक भी मिनट ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो या ना हो उससे सीपीयू को मतलब नहीं है, उसका मतलब बस इतना है कि जितना टाइम उसको दिया गया है उतने ही टाइम वो प्रोसेस चलेगी। ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव टू डू इंटरेक्टिव इनपुट इन बिटवीन एंड वी नीड टू गेट आउटपुट। जैसे कि हमें बीच बीच में कोई इनपुट देना होता है और तुरंत ही उसका आउटपुट जनरेट करना होता है, कोई प्रोसेस हो रही होती है, तो तब इसका यूज हम लोग करते हैं टाइम शेयरिंग का। ठीक है। आते हैं अब अगली ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, जो कि है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन साइंटिफिक एप्स, रोबोटिक एप्स, होम अप्लायंसेस, where we have to provide the input through sensors and they have very less response time। देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे साइंटिफिक एप्स में यूज़ होता है, रोबोटिक्स के एप्स में यूज़ होता है, होम अप्लायंसेस में यूज़ होता है, जहाँ पे हमें इनपुट जो है वो हमारे सेंसर्स के थ्रू प्रोवाइड करना होता है। और सेंसर्स के थ्रू तो प्रोवाइड करते ही हैं हम इनपुट, और जैसे ही इनपुट प्रोवाइड करते हैं वैसे ही हमें आउटपुट भी चाहिए होता है, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो बहुत लेस होता है। इन दिस टाइम इज अ क्रिटिकल एलिमेंट। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम जो है वो बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। टाइम के बिना इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम में जितना हमने टाइम अलॉट किया है, कि इन हार्ड रियल टाइम सिस्टम द प्रोसेस नीड टू बी कंप्लीटेड इन द गिवन टाइम। जितना टाइम हमने प्रोसेस को अलॉट किया है उतने ही टाइम में हमारा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। होना चाहिए मतलब होना चाहिए। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि प्रायोरिटी कई बार मैटर कर जाती है एंड टाइम जो है वो इंक्रीमेंट भी हो सकता है। अब हम जानेंगे अपनी लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड लाइक इन नेटवर्क, बट दे डोंट शेयर द मेमोरी, दे कैन शेयर द पेरिफेरल डिवाइसेस। देखिए, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं और टास्क करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, बट वो कोई मेमोरी नहीं शेयर करेंगे। हाँ, वो पेरिफेरल डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, दे आर यूज टू मेक रिलायबिलिटी।
इससे रिलायबिलिटी बहुत बढ़ती है। दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन बिटवीन द प्रोसेस। मेनली इनका यूज़ ये है कि जैसे कोई प्रोसेस हमारी चल रही है, प्रोसेस के बीच में 2 यूज़र्स को या 3 यूज़र्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, या हमें प्रोसेस के बीच में ही कोई कम्युनिकेशन करना है अपने प्रोग्राम से, तो उसके काम में आती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ईजिली शेयर हो सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आज मैंने जो भी बताया इस लेक्चर में वो आप सभी को समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B Engineers। थैंक यू।